हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज एक नया पाठ पढ़ना शुरू करते हैं और इस पाठ का नाम है परदेश में बसा भारत। पाठ का नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, परदेश में बसा भारत। इसका अर्थ क्या है कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो किस प्रकार से अलग अलग देशों में, विदेशों में बसी हुई है। और जब हम ऐसे विदेशों में घूमने जाते हैं और वहां पर हमें अपनी संस्कृति, हमारी सभ्यता या हमारे त्योहार मनाते हुए लोग नजर आते हैं, भारतीय लोग या वहाँ के लोग, तो हमें बड़ी खुशी होती है। और ये जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय रीति रिवाज है, भारतीय त्योहार है या खान पान है, इन सारे भारतीय बातों को जो भी भारतवासी परदेश में बसे हैं, चाहे एजुकेशन के लिए हो, चाहे नौकरी के सिलसिले में हो या चाहे किसी और कारणवश हो, जहां जहां विदेशों में भारतीय जन जाकर बसे हैं वहां वहां पर उन्होंने अपनी संस्कृति फिर से, मतलब वहां पर वो संस्कृति का रोपण करना शुरू कर दिया है। और हमारे जो भी रिवाज है, हमारे रीति रिवाज है, हमारे संस्कार है, उन सारी बातों को जीवित रखने का पूरा प्रयास किया है। तो ऐसे जब हम विदेशों में जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे ऐसे जगह पर जब हम ऐसे भारतीय संस्कृति देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम भारत में ही हैं, भारत के बाहर नहीं। तो ऐसे कौन कौन से देश है जहां पर हमें ये भारतीयता की फीलिंग आती है, जैसे हम भारत में ही घूम रहे हैं ऐसी फीलिंग आती है। उन सारे छोटे बड़े देशों के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे, उन सारे देशों के बारे में। ठीक है। सो उसमें से ये कुछ देश है जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, जैसे मॉरिशस है, जैसे फिजी है, जैसे थाईलैंड और कनाडा। ओके। तो पाठ बहुत इंटरेस्टिंग है और पढ़ने के बाद हमें भी इच्छा होती है कि हम इन सारी जगहों पे एक बार तो कम से कम घूम के आ जाए। ओके। तो चलिए पहले पढ़ेंगे पाठ की प्रस्तावना। परदेश में बसा भारत। भारतीय मूल के लोग दुनिया में जहां जहां भी बसे हैं वहां उन्होंने अपने देश की सभ्यता और संस्कृति का प्रसार किया है। मतलब जहां जहां हमारे भारतीय जन विदेशों में जाकर बसे हैं वहां पर उन्होंने हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता वो वहां पर बसाई है। अपने उत्सवों, धर्म ग्रंथों, भाषा और परंपराओं को उन्होंने परदेश में भी जीवित रखा है। मतलब हमारे जितने उत्सव हैं, हमारी जो भाषाएं हम बोलते हैं या हमारे जो धर्म ग्रंथ है और जैसे भगवत गीता वगैरह और हमारी परंपराएं, इन सारी बातों को भारतीय लोगों ने परदेश में भी जीवित रखा है। इस पाठ में ऐसे ही कुछ देशों का जिक्र है जहां घूमने जाए तो आपको अजनबी होने का एहसास बिल्कुल होगा ही नहीं, कि हम भारत छोड़ के किसी और देश में आए हैं, ऐसा आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। तो ये थी पाठ की प्रस्तावना। अब पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। परदेश में जाकर एक नई दुनिया परदेश में जाकर एक नई दुनिया देखने का रोमांच किसे नहीं होता। हाँ, यह बात अलग है कि अपने देश जैसा खान पान और सुविधाएं होने पर भी भाषा, जलवायु और सांस्कृतिक ताने बाने में विविधता के कारण विदेश की धरती से भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता। तो परदेश में जाकर नई दुनिया, नए देश, नए लोग, नई संस्कृति, ये सब देखने का रोमांच किसे नहीं होता है। इसकी उत्सुकता सभी को होती है और विदेश जाने की इच्छा तो हर एक के मन में होती है। हाँ, ये बात अलग है कि अपने देश जैसा खान पान और सुविधाएं होने पर भी हमारे जैसा खाना पीना वहां पे अवेलेबल होता है, हमारे जैसी सुविधाएं वहां पे होती है, फिर भी वहां की भाषा अलग होती है, वहां का जलवायु यानी वातावरण अलग होता है और वहां की सांस्कृतिक ताने बाने में भी विविधता होती है। उनके संस्कार, उनके त्योहार मनाने का तरीका, इन सब में भी विविधता के कारण
विदेश की धरती से हमें वो अपनापन महसूस नहीं होता, क्योंकि खान पान में अलग होते हैं। क्यों? खान पान और सुविधाएं अगर अच्छी भी मिलती है तो भी वहाँ की भाषा अलग है, वहाँ की वातावरण अलग है, उनके संस्कृति अलग है, उनका सेलिब्रेशन का तरीका अलग होता है। और इन सभी कारणों की वजह से हमें विदेश से वो एक इमोशनल अटैचमेंट, वो एक भावनात्मक जुड़ाव और अपनापन महसूस नहीं होता। फिर भी कम से कम एक बार तो परदेश घूमने की ललक हर शख्स के मन में होती है कि परदेश में एक बार तो जाना ही चाहिए। ये इच्छा, ललक यानी इच्छा हर एक के मन में होती है। लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां कुछ दिन घूमने के बाद आप भारतीय संस्कृति के ऐसे अभिभूत हो जाएंगे जैसे आप भारत में रहते हुए भी नहीं हो सकेंगे। तो कुछ देश ऐसे भी है जहाँ पे आप जाओगे ना तो भारतीय संस्कृति से आप वो पहचान, भारतीय संस्कृति को आपको इतने अच्छे से होगी उन जगह पर जैसे वो भारत में भी नहीं हो सकती। वहाँ की भाषा, वहाँ का खान पान के तौर तरीके, वहाँ की भारतीय पारंपरिक वेशभूषा, धार्मिक रीति रिवाज देखकर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में ही हो। मतलब इतना स्ट्रिक्टली वो सब पूरा भारतीयपन इन सारी बातों में होता है, चाहे भाषा हो, चाहे खान पान हो, चाहे उनकी वेशभूषा हो या तौर तरीके हो। इसका श्रेय उन लोगों को जाता है जिन्होंने सागर पार जाके यानी समुद्र पार करके भारतीय संस्कृति की जड़ें जमाई और अपने ढंग से एक अलग भारत बसाया। तो ये जो हमारी भारतीय संस्कृति विदेशों में देखने को मिलती है, इसका क्रेडिट, इसका श्रेय किसको जाता है? उन लोगों को जो समुद्र पार करके भारतीय संस्कृति की जड़ें विदेश में जमाई और अपने ढंग से एक अलग भारत वहां पे बसाया। इनमें से कुछ ऐसे थे जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए थे। रोजगार यानी कमाने का साधन, पेट भरने के लिए, कमाने के लिए आए थे। तो कुछ अंग्रेजी शासन काल के दौरान जबरदस्ती लाया गया था। तो कुछ लोग विदेशों में इसलिए गए थे कमाने के लिए, रोजगार के लिए गए थे, और कुछ लोगों को जबरदस्ती ब्रिटिश शासन काल में लाया गया था। यानी जब ब्रिटिशर्स का राज्य था हमारे देश पर, ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तभी कुछ लोगों को जबरदस्ती काम करवाने के लिए विदेश लेके गए थे। कुछ जगहों पर हमारी संस्कृति और सभ्यता इसलिए पहुंची क्योंकि वहां के लोगों को इसने आकर्षित किया, और कुछ देशों में हमारी सभ्यता और संस्कृति इसलिए पहुंची है क्योंकि हमारी संस्कृति उनको अच्छी लगी और हमारी संस्कृति ने, हमारे संस्कारों ने उन्हें आकर्षित किया। उन्होंने अपनी तमाम समस्याओं से मुक्ति और आध्यात्मिक सुख के लिए इसे अपनाया। हमारी भारतीय संस्कृति को उन्होंने क्यों अपनाया? तमाम सारी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, और वो एक आध्यात्मिक सुख यानी स्पिरिचुअल वो एक सुख होता है, आनंद होता है, उसके लिए अपनाया। इस तरह इसकी जड़ें दुनिया के अनेक देशों में अत्यंत गहराई तक जमती चली गई। तो दुनिया के बहुत सारे देशों में हमारी भारतीय संस्कृति बहुत गहराई तक पहुंची हुई है। तो जो जो देश है जहां पर हमारा भारत बसा हुआ है उनके अंदर, उसमें से पहला देश है मॉरिशस, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारतीय जीवन शैली और उसके संस्कारों को अपने भीतर बसाए हुए देशों की चर्चा के क्रम में सबसे पहला नाम आता है मॉरिशस का। तो भारतीय जीवन शैली मतलब लाइफस्टाइल और उनके संस्कार, हमारे जो संस्कार है उनको अपने भीतर, भारतीय संस्कृति और भारतीय लाइफस्टाइल को अपने अंदर बसाए हुए देशों में सबसे पहला जो देश है वो है मॉरिशस। मॉरिशस हिंद महासागर के मेडागास्कर से लगभग 500 मील पूर्व में स्थित है। तो ये आपको अंडरलाइन करना है। मॉरिशस कहाँ स्थित है? हिंद महासागर के मेडागास्कर से लगभग 500 मील पूर्व में स्थित है। यहां आकर ऐसे लगता है मानो यह भारत का ही एक राज्य है। यानी जब हम मॉरिशस में जाते हैं तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम विदेश में हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम तो भारत के ही किसी राज्य में हैं। 19वीं शताब्दी में गन्ने की खेती के लिए भारत से गिरमिटिया मजदूर के तौर पर लोगों को यहाँ लाया गया। कब लाया गया? 19वीं शताब्दी में खेती करने के लिए भारत से मजदूरी करने के लिए मजदूर के तौर पर गिरमिटिया मजदूर लाए गए।
अब ये गिरमिटिया क्या होता है वो हम आगे समझेंगे। शर्तबंद अथवा अग्रीमेंट के अंतर्गत आने के कारण ये शर्तबंदी मंजूर कहलाए। मतलब जब उनको एज अ मजदूर वहां पे लेके गए तो उनको कुछ शर्तें दी गई, ओके, और एग्रीमेंट बनाया गया दोनों के बीच में, मतलब वो मजदूर और जो लेके गए हैं उनके बीच में। और उसी एग्रीमेंट को एग्रीमेंट में क्या होती है, शर्तें होती है। तो वो शर्तबंद अथवा एग्रीमेंट के अंतर्गत आने के लिए कारण उन्हें क्या कहलाया गया, गिरमिटिया मजदूर या फिर शर्तबंदी मजदूर। अंग्रेजी का तत्सम शब्द अग्रीमेंट बिगड़कर गिरमिट हो गया, तो वो अग्रीमेंट के बेस पर चले गए थे। वो जो अग्रीमेंट शब्द है वो धीरे धीरे उसका अपभ्रंश होकर वो क्या हो गया, गिरमिट हो गया। और गिरमिट के अनुसार कार्य करने वाले लोग कौन, गिरमिटिया मजदूर। तो इस प्रकार से वो कौन कहलाए, गिरमिटिया मजदूर, जो गन्ने की खेती के लिए मॉरिशस में मजदूर के तौर पर गए थे। इन्हीं लोगों ने यहाँ बड़ी मेहनत से अपनी नई दुनिया बसाई। तो जो ये गिरमिटिया मजदूर गए थे उन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी छोटी सी दुनिया, वहां पे छोटा सा भारत बसाया और अपनी भाषा और संस्कृति को जीवित रखा। यहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग अपने तीज त्योहारों के मामले में आज भी सभी परंपराओं का निर्वाह करते हैं। निर्वाह करते हैं मतलब उनका पालन करते हैं। तो वहां रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं वो जो भी त्योहार हो उस त्योहार में अपनी सारी परंपराओं का पालन करते हैं। दक्षिण भारतीय समुदाय के लोग यहाँ मकर संक्रांति के अवसर पर पड़ने वाले पोंगल को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। तो दक्षिण भारत में मकर संक्रांति मनाई जाती है, जो उसे क्या कहते हैं दक्षिण भारत में, पोंगल। सो उस पोंगल को पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। शादी ब्याह की रस्में हो, गृह प्रवेश हो या फिर बच्चे के जन्म के संस्कार, सभी का निर्वाह भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है। यानी मॉरिशस में जो ये छोटा सा भारत बसा है वहां पे शादी हो, शादी ब्याह की रस्में हो या गृह प्रवेश करना हो या बच्चे के जन्म संस्कार हो, सब कुछ भारतीय रीति रिवाजों के अनुसार होता है। भोज आज भी केले के पत्तों पर पूड़ी व साग सब्जी के साथ ही होता है। और उनका भोजन आज भी किस पर होता है, बिल्कुल दक्षिण भारतीय, हमारे जो दक्षिण भारतीय वासी है उन्हीं की तरह केले के पत्तों पर पूरी और साग सब्जी के साथ। मॉरिशस पर लंबे अरसे तक फ्रांस का आधिपत्य रहा है। आधिपत्य मतलब क्या, शासन। तो बहुत समय तक मॉरिशस पर किसने राज्य किया, फ्रांस ने। फ्रांस गवर्नमेंट ने राज किया, वहां पे फ्रांस ने राज किया। और बाद में यह ब्रिटिश साम्राज्य के स्वामित्व में आ गया और बाद में वो किसके अंडर आ गया, ब्रिटिश शासन। अतः यहाँ अंग्रेजी और फ्रेंच के अलावा क्रियोल भाषाएं चलन में है। हिंदी और भोजपुरी का यहाँ जबरदस्त वर्चस्व है। मॉरिशस में हमारी भारतीय जो भाषाएं हैं उसमें से कौन सी भाषाएं ज्यादा बोली जाती है, हिंदी और भोजपुरी। यहाँ के कुछ लोग आपको हिंदी में जवाब भले ही ना दे सके पर आप कहना क्या चाहते हैं ये वे खूब समझते हैं। भले ही सामने वाले हिंदी में जवाब नहीं दे सकेंगे लेकिन आप हिंदी में क्या बोल रहे हो वो उनको अच्छी तरह समझ में आता है। गाँव में बिरहा और हर परोरी जैसे लोक गायन सुनने को मिलते हैं। तो अंडरलाइन करो, गाँव में कौन कौन से वहां के लोकगीत सुनने को मिलते हैं, बिरहा और हर परोरी। मॉरिशस की युवा पीढ़ी के बीच हिंदी, भोजपुरी गीत और उर्दू गजलें खूब पसंद की जाती है। तो ये भी आपको मार्क करना है, मॉरिशस की युवा पीढ़ी के बीच कौन कौन से गीत पसंद किए जाते हैं, हिंदी गीत, भोजपुरी गीत और उर्दू गजलें। भारत में निर्मित धार्मिक टेलीविजन कार्यक्रमों का बड़ा दर्शक वर्ग मॉरिशस में है। तो हमारे भारत में जो भी स्पिरिचुअल कार्यक्रम होते हैं जो टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं उनको देखने वाला बहुत बड़ा दर्शक वर्ग मॉरिशस में है। यहाँ के गांव, गलियों, सिनेमा घरों, दुकानों, बसों तक के नाम भारतीय है। तो यहाँ देखने वाली दुकान, बस, सिनेमा घर, गांव, गलियां, उनके भी नाम भारतीय है। जैसे नालंदा, सूर्यवंशी, बनारस, सम्राट अशोक तथा अजंता। तो ये सब आपको मार्क करना है। घरों की बनावट भी भारतीय वास्तुकला का पूरा ध्यान रखा जाता है
और जब घर बनाए जाते हैं तो हमारी जो वास्तुकला है, वास्तुशास्त्र के नियम है, उसका भी बराबर ध्यान रख के वहां पे घर बनाए जाते हैं। मॉरिशस द्वीप विलुप्त हो चुके पक्षी डोडो के एकमात्र घर के रूप में भी विख्यात है। तो ये आखिरी लाइन है मॉरिशस के बारे में। क्या बताया गया है? डोडो पक्षी जो विलुप्त हो चुका है उसका एकमात्र घर कौन सा देश है? मॉरिशस। तो ये हमने पढ़ा पहले देश के बारे में यानी मॉरिशस के बारे में कि किस प्रकार से मॉरिशस में हमारा भारत बसा हुआ है। अब अगला दूसरा देश है फिजी। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर के मेलोनेशिया में स्थित 300 से अधिक छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। ये क्या है? छोटे बड़े द्वीपों का समूह है। फिजी द्वीप का मुख्य द्वीप वितिलेवु है। तो ये मार्क करना है। फिजी द्वीप का मुख्य द्वीप कौन सा है? वितिलेवु। तो ये द्वीप का नाम है। द्वीप मतलब क्या? आइलैंड। इसे पड़ोसी द्वीप के निवासी फिजी बुलाते थे, इसलिए इसका नाम फिजी पड़ गया। पड़ोसी द्वीप के निवासी रहने वाले लोग जो है वो क्या बुलाते थे? फिजी। तो फिजी का क्या हो गया बाद में? फिजी। मॉरिशस के बाद फिजी ही ऐसा देश है जहां अप्रवासी भारतीयों ने न सिर्फ अपनी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित करके रखा, अपितु विविध क्षेत्रों में कामयाबी के परचम लहराए। परचम यानी झंडे। और वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था के सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। तो मॉरिशस के बाद भारत बसाने वाला जो दूसरा देश है वो है फिजी। और फिजी में न सिर्फ हमारी संस्कृति को भारतीयों ने बसाया है और संरक्षित रखा है, बल्कि विविध क्षेत्रों में कामयाबी प्राप्त की है, कामयाबी के झंडे लहराए हैं। और वहां की जो प्रशासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसका सर्वोच्च पद, जैसे हर देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था का शासन का सर्वोच्च पद होता है प्रधानमंत्री, तो फिजी में हमारे भारतीय उस ऊंचे सबसे इंपॉर्टेंट पद तक पहुंच चुके हैं। फिजी में भारतीय और वहां के मिश्रित संगीत पर मौलिक धुनें जनमानस के व्यवहार का सामान्य हिस्सा है। तो फिजी में भारतीय संगीत और वहां का संगीत दोनों का मिश्रण, और वो दोनों के मिश्रित संगीत की धुनें जो है, सुर, वो ताल, वो धुन, वो जनमानस के जीवन का रोज का हिस्सा है, सामान्य हिस्सा है। फिजी की कुल आबादी का 38% भारतीय समुदाय है। मतलब जितनी भी आबादी है उसमें से 38% आबादी भारतीय लोगों की है। पर्यटन और खेती ही उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। ये मार्क करना है। फिजी में आय यानी कमाई, वहां के लोगों का कमाने का, पैसे कमाने का, पेट भरने का साधन क्या है? पर्यटन और खेती। पर्यटन यानी टूरिज्म, खेती सभी को पता है। भव्यता एवं वैभव का प्रतीक दीपावली यहाँ भी पूरी आस्था और निष्ठा से मनाई जाती है। तो जो त्योहार हमारे देश में बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है, वही त्योहार यहाँ भी पूरी आस्था, दीपावली का त्योहार यहाँ पर पूरी आस्था और निष्ठा के साथ मनाया जाता है। फिजियन भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी यहाँ की संसद द्वारा मान्य राजभाषा है। तो जहां पर जैसे यहाँ पे फिजियन भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है और उन्हें मान्यता है, तो बिल्कुल हमारी हिंदी भाषा को भी वहां के संसद ने राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। मतलब पूरे फिजी में राजभाषा के रूप में हिंदी भी बोली जाती है। अखबार एवं टीवी में भी हिंदी खूब चलती है। तो हिंदी अखबार भी लोग बड़ी रुचि से पढ़ते हैं। साथ ही साथ टीवी पर जो आने वाले कार्यक्रम है, हिंदी में आने वाले कार्यक्रम, वो भी बहुत पसंद किए जाते हैं फिजी में। हिंदी फिल्म संगीत भी खूब पसंद किया जाता है। तो हमारे फिल्मों का जो बॉलीवुड का हिंदी संगीत है, फिल्मी गीत है, गाने हैं, उन्हें भी लोग बहुत पसंद करते हैं। फिजियन हिंदी का रूप यहाँ के लोक गीतों और ग्रामीण लोगों के वार्तालाप में बहुतायत मिलता है। तो फिजी भाषा और हिंदी भाषा मिलकर जो भाषा वहां पे बोली जाती है वो है फिजियन हिंदी। और ये फिजियन हिंदी हमें कहाँ सुनने को मिलती है? एक तो ग्रामीण इलाकों में, यानी फिजी में जो गांव का इलाका है वहां पर, और वहां के लोक गीतों में, मतलब वहां के जो स्थानीय गीत बनाए जाते हैं उनमें ये फिजियन हिंदी हमें सुनने को मिलती है।
फिजी में चलने वाले अनेक स्कूलों में भारतीय तौर तरीकों से पढ़ाई की व्यवस्था है। तो फिजी में जो स्कूल चलते हैं, स्कूल चलाए जाते हैं, उनमें भी हमारे भारतीय तरीकों से और जो एक एजुकेशन होना चाहिए भारतीय तरीके से, उसकी भी व्यवस्था की गई है। सन 1904 से आर्य समाज यहाँ भारतीयता की लौ जगाने में संलग्न है। तो आर्य समाज जो हमारे भारत का मूलवासी कहा जाता है, तो वो आर्य समाज वहां पे बसा है और उन्होंने भारतीयता की वो लौ, वो भारतीयता की एक दिया वहां पर जलाने में वो लोग जुटे हुए हैं। आर्य समाज द्वारा संचालित संस्थाएं यहाँ की शैक्षिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। तो ये जो आर्य समाज है ये अनेक संस्थाएं चलाता है और इन संस्थाओं के द्वारा वहाँ की जो एजुकेशनल कार्यक्रम है उनमें ये सारी संस्थाएं बहुत एक्टिव रोल प्ले करती है, जो संस्थाएं आर्य समाज ने शुरू की है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा फिजी, इस छोटे से देश के बारे में जहाँ पे हमारा भारत बसा हुआ है। अब हम एक जाने माने जहाँ पर जाना बहुत पसंद है लोगों को पर्यटन के लिए, ऐसे देश के बारे में पढ़ेंगे और उसका नाम है थाईलैंड। तो चलिए अब थाईलैंड के बारे में पढ़ते हैं। थाई शब्द का थाई भाषा में अर्थ है आजाद। थाईलैंड में से थाई शब्द का अर्थ क्या है? थाई भाषा में आजाद, यानी स्वतंत्र। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम है शाम देश। थाईलैंड का प्राचीन भारतीय नाम क्या है? शाम देश। गौतम बुद्ध के प्रभाव वाले इस देश में थाईलैंड में भारतीयता का गहरा प्रभाव रहा है। तो थाईलैंड पे गौतम बुद्ध जी का बहुत गहरा प्रभाव है, उनके विचारों का, बौद्ध धर्म की मान्यताओं का, उनके नियमों का थाईलैंड पर बहुत गहरा प्रभाव है। बौद्ध मान्यताओं की अंगुली थामे भारतीय संस्कृति हजारों वर्ष पूर्व थाईलैंड पहुंची थी। तो बौद्ध मान्यताएं जो है, बौद्ध नियम जो है, उनकी अंगुली थामकर भारतीय संस्कृति हजारों साल पहले थाईलैंड में ये हमारे भारतीय संस्कृति पहुंच गई थी बौद्ध मान्यताओं के साथ। इसने वहां के परिवेश और उनके दिन प्रतिदिन के व्यवहारों को इस तरह से प्रभावित किया कि आज वह उनके जीवन एवं दिनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है। तो हमारी ये जो बौद्ध संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, और जो बौद्ध मान्यताओं के साथ वहां पहुंची हुई है, इस भारतीय संस्कृति ने वहां का परिवेश यानी वहां का वातावरण, वहां के दिन प्रतिदिन के व्यवहार यानी उनका डेली रूटीन को इस तरह से प्रभावित किया है कि अब ये भारतीय संस्कृति उनके जीवन का और उनके दिनचर्या का यानी उनके रूटीन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई है। गेरुए वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षु और सोने, संगमरमर व पत्थर से बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां यहाँ आमतौर पर देखी जाती है। तो ये आपको अंडरलाइन करना है कि ये थाईलैंड में ज्यादातर क्या देखा जाता है? गेरुए रंग के वस्त्र पहने बौद्ध भिक्षु। गेरुए मतलब ब्राउन लाल कलर के कपड़े पहने हुए बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध सन्यासी, और सोने की, संगमरमर ये पत्थर का नाम है, मार्बल, ठीक है। तो सोने की या फिर संगमरमर की या फिर पत्थर से बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां यहाँ पे ज्यादातर हमें देखने को मिल जाती है। यहाँ के लगभग 95% नागरिक बौद्ध धर्म के अनुयायी है। मतलब जितनी आबादी यहाँ पे है उसके 95% 95% लोग जो है यहाँ पे रहने वाले वो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स से अनुयायी है, मानने वाले। यहाँ के बौद्ध मंदिरों की खूबसूरती लाजवाब है। तो यहाँ पे जो बौद्ध मंदिर है उनकी खूबसूरती बहुत लाजवाब है, जैसे हम देखते ही रह जाते हैं। यहाँ की भाषा में इन मंदिरों को वाट कहा जाता है। तो हम जैसे मंदिर कहते हैं उस धार्मिक स्थल को जहाँ पे देवताओं की मूर्तियां होती हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, वैसे वहां पे मंदिरों को क्या कहा जाता है? बौद्ध मंदिरों को वाट। पूरे थाईलैंड में 18,000 से भी अधिक वाट यानी बौद्ध मंदिर है। यानी पूरे थाईलैंड में कितने वाट है? 18,000, 18,000 वाट यानी 18,000 मंदिर वहां पे है। इन मंदिरों में विभिन्न प्रस्तरों वाली छतें बनाई जाती है और ये जो सारे मंदिर है
इनमें अलग अलग पत्थरों से बनी हुई छतें बनाई जाती है। प्रस्तर यानी पत्थर। कई मंदिर स्वर्ण मंडित गुंबद वाले भी है। कई मंदिर तो सोने से बने हुए गुंबद वाले हैं। जो मंदिर का ऊपर का हिस्सा होता है उसको गुंबद कहते हैं, और वो कैसे है? स्वर्ण मंडित यानी सोने से बने हुए, जड़े हुए। बौद्ध मान्यताओं का केंद्र बिंदु करुणा है। बौद्ध धर्म हमें क्या सिखाता है? करुणा, दया। तो बौद्ध मान्यताएं जो है, बौद्ध धर्म के जो नियम है, वो उनका केंद्र बिंदु है करुणा यानी दया। और थाई जीवन पर इसका अमिट प्रभाव है। अमिट यानी कभी न मिटने वाला प्रभाव है। थाईलैंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रीति कासेमसब द्वारा स्थापित ओरिएंटल कल्चरल अकादमी में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण तथा अन्य शास्त्रों के विधिवत अध्ययन के लिए चीनी और थाई भाषा के बाद संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम भी शुरू कर दिया है। तो थाईलैंड के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यानी जज, जिनका नाम था प्रीति कासेमसब, इन्होंने ओरिएंटल कल्चरल अकादमी, जिसे हम हिंदी में कहेंगे प्राच्य संस्कृति प्रतिष्ठान, तो ये अकादमी की उन्होंने स्थापना की है। और उस अकादमी में वेद, उपनिषद, गीता, पुराण और अन्य शास्त्रों के विधिवत अध्ययन के लिए यानी विधिवत नियमानुसार पढ़ाई के लिए चीनी और थाई भाषा के साथ संस्कृत भाषा का पाठ्यक्रम यानी वो एक पढ़ाई का सिलेबस जो है वो वहां पे शुरू कर दिया है संस्कृत भाषा का। क्या क्या सीखने के लिए? वेद, उपनिषद, गीता, पुराण तथा अन्य शास्त्र सीखने के लिए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा थाईलैंड के बारे में। अब हम आगे पढ़ेंगे कनाडा के बारे में। कनाडा, कनाडा में भी भारत की खुशबू महसूस की जा सकती है। तो हम सभी को पता है कनाडा में तो पूरा भारत, जितनी भारतीयता यहाँ महसूस नहीं हो सकती उतनी भारतीयता हमें कनाडा के उस इलाके में महसूस होती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल यानी एरिया, स्थान, लैंड के हिसाब से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो अब हम कौन से देश के बारे में पढ़ रहे हैं? कनाडा।